नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 8 मिनट के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दे और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताएं। भारतीय रेलवे ने नई साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की है, जो मुजफ्फरपुर से चलकर चारलापल्ली तक जाएगी और नागपुर से होकर गुजरेगी। यात्रियों के लिए सुविधाजनक और समय बचाने वाला मार्ग प्रदान करेगी। गोरखपुर में 14-15 अक्टूबर को रोजगार महाकुंभ 2025 का आयोजन होगा, जिसमें यूएई और ओमान में 10,855 पदों पर भर्ती की जाएगी और चयनितों को मुफ्त आवास व भोजन मिलेगा, जिससे युवाओं के लिए अवसर बढ़ेंगे। हरियाणा में एडीजीपी की आत्महत्या मामले में तनाव बढ़ा है। डीजीपी को छुट्टी पर भेजा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर विवाद जारी है, जिससे राज्य पुलिस प्रशासन में गंभीर चर्चा शुरू हुई। आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने भारत की आर्थिक स्थिति की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था के लिए ग्रोथ इंजन बन रहा है और निवेशकों के लिए अवसर बढ़ रहे हैं। ईपीएफओ ने अपनी नई नीति लागू कर दी है। अब पीएफ खातों में पात्र राशि का 100% निकासी संभव होगी, कुछ शर्तों के भीतर, जिससे कर्मचारियों को वित्तीय लचीलापन मिलेगा। भारत और कनाडा ने नई रोडमैप की घोषणा की है, ताकि पहले तनावग्रस्त रिश्तों को सुधारते हुए व्यापार, कृषि, आवश्यक खनिज आदि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जा सके, जिससे दोनों देशों के लिए लाभ सुनिश्चित होगा। रुपए ने हल्का सुधार दिखाया है। अमेरिकी डॉलर की मजबूती और आयातकों की हेजिंग मांग के चलते उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन विदेशी निवेश में स्थिरता बनी हुई है। आईआईटी कानपुर में 3 दिवसीय साहित्य और कला उत्सव अक्षर 2025 का उद्घाटन हुआ, जिसमें साहित्य, संगीत और कला कार्यक्रम शामिल हैं और छात्रों के रचनात्मक विकास को बढ़ावा मिलेगा। पाकिस्तान अफगान सीमा पर बढ़े झड़पों के बीच भारत ने तालिबान सरकार के साथ अपनी रणनीतिक संलग्नता बढ़ाई है, खासकर राजनीतिक और सुरक्षा हितों को देखते हुए, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान दिया जा सके। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में गूगल के साथ $10 अरब के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। गूगल विशाखापत्तनम में 1 गीगावाट का डेटा सेंटर स्थापित करेगा, जिससे रोजगार बढ़ेंगे। दिव्या गौतम को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीपीआई-एमएल द्वारा उम्मीदवार घोषित किया गया है। वो पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी और राज्य की युवा राजनीति में नई संभावनाएं जोड़ेंगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 14 अक्टूबर से पश्चिम बंगाल में मानसून की वापसी की घोषणा की। राज्य में बारिश की गतिविधियां कम हो गई हैं और मौसम सामान्य हो गया है, जिससे कृषि क्षेत्र को लाभ मिलेगा। नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में छात्रों ने फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्र कहते हैं कि फीस में वृद्धि से उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और प्रशासन से समाधान की मांग की गई। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार देखा गया है। राज्य सरकार ने निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध और वाहनों की जांच बढ़ा दी है, जिससे प्रदूषण स्तर में कमी आई और स्वास्थ्य बेहतर हुआ। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ आई है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात की हैं और प्रभावितों को सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे प्रभावित लोगों को तुरंत मदद मिले। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। एक बस और ट्रक की टक्कर हुई, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं और स्थानीय प्रशासन राहत कार्य में जुटा है। कर्नाटक के किसानों ने राज्य सरकार से फसलों के उचित मूल्य की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से उनकी आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है और समाधान की अपेक्षा। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए उपायों की घोषणा की है। इनमें महिला पुलिस हेल्पलाइन की स्थापना और सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाना शामिल है, जिससे सुरक्षा बढ़े। राजस्थान के कुछ जिलों में डेंगू के मामलों में वृद्धि देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को मच्छरदानी का उपयोग और जल जमाव को रोकने की सलाह दी है, जिससे बीमारी का खतरा कम हो सके। बिहार में गरीबी और कम शहरीकरण के बावजूद राज्य की युवा शक्ति में अपार संभावनाएं हैं। शिक्षा, उद्योग और रोजगार के मामले में राज्य राष्ट्रीय औसत से पीछे है, फिर भी स्वास्थ्य संकेतक सुधर रहे हैं। व्यापार सचिव राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय अधिकारियों की एक टीम अमेरिका के लिए रवाना हुई है। ये यात्रा प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा के लिए है, जिसमें भारत से अमेरिकी निवेश को बढ़ावा देने की संभावना है। 14 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,25,410 रुपए प्रति 10 ग्राम रही, जो पिछले दिन से 10 रुपए अधिक है। चांदी की कीमत में भी मामूली वृद्धि देखी गई, जिससे निवेशकों को संकेत मिला। उड़ीसा के कटक में दुर्गा पूजा के दौरान हुई हिंसा के बाद कर्फ्यू हटा लिया गया और इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गईं। राज्य सरकार ने शांति बहाली के लिए कड़े कदम उठाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की। 6 अक्टूबर से गुवाहाटी, असम में 2025 BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। ये प्रतियोगिता 19 अक्टूबर तक चलेगी और भारत में दूसरी बार आयोजित हो रही है। भारत में सितंबर की खुदरा मुद्रास्फीति 1.54% के 8 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंची।
जिससे रिजर्व बैंक को दिसंबर में ब्याज दरें घटाने का अवसर मिल सकता है और आम लोगों को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद बनी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 अक्टूबर से केवल राज्य में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों को ही सब्सिडी और कर में छूट देने का फैसला लिया है, जिससे मेक इन यूपी और आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार भी बढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस ने त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए बाजारों, धार्मिक स्थलों और मेट्रो स्टेशनों पर 25,000 से अधिक जवानों की तैनाती की है, ताकि भीड़-भाड़ वाले इलाकों में किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। लखनऊ कानपुर के बीच हाई स्पीड RRTS परियोजना को राज्य सरकार की मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत 67 किलोमीटर की दूरी मात्र 40 मिनट में तय होगी और ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। भारत और अमेरिका के बीच इस सप्ताह व्यापारिक वार्ता शुरू होगी, जिसमें ऊर्जा आयात बढ़ाने, निवेश सुरक्षा और डिजिटल व्यापार को लेकर कई अहम समझौते किए जाने की संभावना है, जिससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का शेयर आज स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध होते ही 50% तक उछला। कंपनी का IPO 2008 के बाद भारत का सबसे बड़ा रहा और इसने निवेशकों से भारी धनराशि जुटाई, जिससे बाजार में उत्साह बढ़ा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के 3 कफ सिरप में हानिकारक रासायनिक तत्व मिलने पर चेतावनी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय को उत्पादों की जांच और वापस मंगाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी जनहानि से बचा जा सके। तमिलनाडु में इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉक्सकॉन ने 15,000 करोड़ रुपए के नए निवेश की घोषणा की है, जिससे 14,000 नई नौकरियां पैदा होंगी और भारत में मोबाइल निर्माण उद्योग को और मजबूती मिलेगी। EPFO ने नई नीति के तहत अपने सदस्यों को PF खाते से पूरी राशि निकालने की अनुमति दी है, जिससे आर्थिक संकट या आपात स्थिति में कामगारों को राहत और लचीले वित्तीय विकल्प मिलेंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास AUSTRAHIND 2025 पर्थ में शुरू हुआ, जिसमें आतंकवाद विरोधी अभियानों, समुद्री सुरक्षा और मानवीय सहायता संचालन पर दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त प्रशिक्षण कर रही हैं। हरियाणा में ADGP आत्महत्या प्रकरण को लेकर सियासी घमासान तेज है। सरकार ने जांच के लिए विशेष समिति बनाई और DGP को छुट्टी पर भेजा गया है, जिससे विपक्ष ने सरकार पर जवाबदेही की मांग की है। सांसद निशिकांत दुबे ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और भारत इसके खिलाफ शांति व स्थिरता के पक्ष में हमेशा मजबूती से खड़ा रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA और सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत जारी है। हालांकि मतभेद बने हुए हैं और सभी दल जल्द अंतिम सूची जारी करने पर सहमत होते दिख रहे हैं। अमर उजाला चुनावी रथ यात्रा सीवान पहुंची, जहां स्थानीय जनता ने बेरोजगारी, सड़क निर्माण और बिजली संकट जैसे मुद्दे उठाए, जिन पर संवाद के माध्यम से समाधान तलाशने की पहल की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और भारत में शिक्षा संस्थानों और बच्चों पर हमले करवाए हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाना चाहिए। प्रयागराज में राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य बनाने की योजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें 68 हेक्टेयर भूमि संरक्षित की जाएगी, ताकि दुर्लभ प्रजातियों के पक्षियों को सुरक्षित प्राकृतिक आवास मिल सके। दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में अगले 3 दिन भारी बारिश और तूफानी हवाओं की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और तटीय क्षेत्रों में सावधानी बरतने की सलाह दी है। भारत के वैज्ञानिकों ने स्तन कैंसर के इलाज में नई इमेज गाइडेड रेडिएशन तकनीक विकसित की है, जिससे मरीजों पर दुष्प्रभाव कम होंगे और इलाज की सफलता दर में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा। झांसी जिले में एक सहकारी समिति सचिव को किसानों को उर्वरक वितरण में पक्षपात के आरोप में तत्काल निलंबित किया गया है। कृषि विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। बहराइच में एक गांव में तेंदुआ घर में घुस गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वन विभाग ने 5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तेंदुए को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विकास का प्रमुख इंजन बनता जा रहा है। उच्च निवेश और घरेलू मांग से अगले वर्षों में भारत की GDP वृद्धि सबसे तेज रहने की संभावना है। अमेरिका ने लकड़ी और लकड़ी उत्पादों पर 10 से 25% तक आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जिसका असर भारतीय निर्यातकों पर पड़ेगा। हालांकि भारत वैकल्पिक बाजार तलाशने में जुट गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई। सेना ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया और क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है, जिससे सीमाई सुरक्षा मजबूत हुई। देश में महिला वरिष्ठ T20 ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 37 टीमें भाग ले रही हैं। ये प्रतियोगिता भारतीय महिला क्रिकेटरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का बड़ा मंच प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में निवेश और रोजगार सृजन के लिए अगले 6 महीनों में 50,000 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे, जिससे युवाओं को अवसर मिलेंगे।